बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका मेंटर अरविंद आर वो इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे प्रकाश की द्वित प्रकृति। तो इसमें जो बोर्ड क्लास के लिए जो टॉपिक है, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है और आपको क्या पढ़ना है? प्रकाश की द्वित प्रकृति के बारे में पढ़ना है। तो हमारा क्या है टॉपिक? डुअल नेचर ऑफ लाइट। क्या है? डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, ये टॉपिक के बारे में हमको डिस्कस करना है। क्या है? प्रकाश की द्वित प्रकृति। प्रकाश की द्वित प्रकृति, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, प्रकाश की द्वित प्रकृति के बारे में बात करते हैं। द्वित प्रकृति, अगर आप प्रकाश की द्वित प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले द्वित प्रकृति की जो खोज 17वीं शताब्दी के आसपास ही हो गई थी। द्वित प्रकृति के बारे में हमको पता चला था। जैसे हम कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन जैसी परिघटनाएं, जैसे व्यतिकरण, ध्रुवण आदि को प्रकाश की तरंग सिद्धांत पर व्यक्त कर सकते थे। लेकिन कुछ परिघटनाएं ऐसी भी होती थी, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इनको हम तरंग सिद्धांत के आधार पर व्यक्त नहीं कर सकते। इनमें कुछ दोष उत्पन्न हो गए। तो ऐसा माना गया कि प्रकाश जो है उसमें एक और प्रकृति होती है जिसको कण प्रकृति कहते हैं। अर्थात प्रकाश की सभी परिघटनाएं, प्रकाश की जितनी भी परिघटनाएं हैं, वो सभी परिघटनाएं व्यक्त करने के लिए प्रकाश में दोनों प्रकृतियां होना चाहिए। कण प्रकृति भी होना चाहिए और तरंग प्रकृति भी होना चाहिए। अब दो प्रकृति हो गई प्रकाश की, इसलिए इसको कहते हैं द्वित प्रकृति। प्रकाश कैसी प्रकृति का होता है? द्वित प्रकृति होता है। 17वीं शताब्दी में, 17वीं जो शताब्दी थी, 17वीं शताब्दी में ऐसा पाया गया। 17वीं शताब्दी में प्रकाश की कुछ परिघटनाएं में, प्रकाश की कुछ परिघटनाएं, जैसे कौन कौन सी परिघटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं? जैसे अपवर्तन, जैसे परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, ठीक है क्या? व्यतिकरण, विवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि को किसके आधार पर? आदि को प्रकाश की तरंग तरंग प्रकृति के आधार पर, प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर, प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर, प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त कर सकते हैं। अब लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी परिघटनाएं भी हुई, जैसे कि प्रकाश का कौन सी परिघटनाएं हुई, इसके अलावा भी कुछ परिघटनाएं हुई। जैसे हम बात करते हैं कि प्रकाश की कुछ परिघटनाएं, प्रकाश की कुछ परिघटनाएं, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि को प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर, प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर, कण प्रकृति के आधार पर
व्यक्त करते हैं, कण प्रकृति के आधार पर व्यक्त करते हैं, अतः करते हैं। अतः प्रकाश की सभी परिघटनाओं को व्यक्त करने के लिए, अतः प्रकाश की सभी परिघटनाओं को, प्रकाश की सभी परिघटनाओं को, सभी परिघटनाओं को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए प्रकाश में, करने के लिए प्रकाश में कण प्रकृति एवं तरंग प्रकृति दोनों होना चाहिए। प्रकाश में कण प्रकृति एवं तरंग प्रकृति दोनों होने चाहिए। कण प्रकृति एवं तरंग प्रकृति दोनों होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। अर्थात प्रकाश द्वित प्रकृति का होना चाहिए। अर्थात प्रकाश द्वित कितनी प्रकृति के होने चाहिए? दो प्रकृतियां, द्वित प्रकृति का होना चाहिए, द्वित प्रकृति का होना चाहिए। तो प्रकाश में कितनी प्रकृतियां होंगी? दो प्रकृति होंगी, कण प्रकृति भी होगी और तरंग प्रकृति भी होगी। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब हम इसके बाद, तो प्रकाश, हमने कहा प्रकाश की कुछ परिघटनाएं होती हैं, जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया, व्यतिकरण हो गया, ध्रुवण हो गया, ठीक है, विवर्तन हो गया। इनको किसके आधार पर? तरंग प्रकृति के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ परिघटनाएं ऐसी भी होती हैं, जैसे अगर हम आगे बात करते हैं तो कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इनको व्यक्त करने के लिए प्रकाश में कौन सी प्रकृति होना चाहिए? कण प्रकृति होना चाहिए। अर्थात तो प्रकाश की सभी परिघटनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रकाश में तरंग प्रकृति के साथ साथ कण प्रकृति भी होना चाहिए। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो द्वित प्रकृति का होना चाहिए। कैसी प्रकृति का होना चाहिए? द्वित प्रकृति का होना चाहिए। अच्छा, तो इसके आधार पर डी ब्रोंगली आया सबसे पहले, डी ब्रोंगली, ठीक है। डी ब्रोंगली ने क्या कहा कि डी ब्रोंगली ने तरंग का सिद्धांत दिया, क्या कहा, या हाइपोथेसिस दिया, ऐसी परिकल्पना की। तो डी ब्रोंगली का तथा द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोंगली का परिकल्पना और द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य। तो देखो डी ब्रोंगली की परिकल्पना, कई किताबों में हिंदी में इसको दे ब्रोंगली भी लिखा रहता है, तो हम इसको लिखते हैं दे ब्रोंगली, ठीक है, या इंग्लिश में ऐसे लिखा होगा डी ब्रोंगली, डी ब्रोंगली, दे ब्रोंगली की परिकल्पना। तो सबसे पहले तो इसकी परिकल्पना जानते हैं, फिर लिखेंगे द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य क्या होनी चाहिए। सबसे पहले क्या जानते हैं? डी ब्रोंगली की परिकल्पना क्या थी। तो देखिए डी ब्रोंगली ने क्या कहा था कि डी ब्रोंगली के अनुसार, जो डी ब्रोंगली ने ऐसे कहा था कि ब्रह्मांड में जो संपूर्ण ऊर्जा है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों और द्रव्य तरंगों के रूप में उपस्थित होती है। क्या कहा था डी ब्रोंगली ने? कि डी ब्रोंगली के अनुसार, ऐसा कहा उन्होंने कि डी ब्रोंगली ने के अनुसार द्वित प्रकृति केवल प्रकाश तरंगों में ही नहीं बल्कि सभी तरंगों में विद्यमान रहती है, सभी तरंगों में उपस्थित रहती है। क्या कहा डी ब्रोंगली ने? क्या कहा कि द्वित प्रकृति केवल प्रकाश तरंगों में ही नहीं होती है, ये सभी तरंगों में पाई जाती है, ठीक है, तथा ब्रह्मांड में उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंग और द्रव्य तरंगों के रूप में होती है। अर्थात उनके अनुसार कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है, जैसे डी ब्रोंगली तरंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये तरंग क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रकृति की तरंग नहीं होती है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगें गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न होती हैं, जबकि कण उदासीन भी हो सकता है। तो उन्होंने इस तरंग को एक नया नाम दिया, डी ब्रोंगली तरंग या द्रव्य तरंग नाम दिया, ठीक है। फिर से सुने, आपको क्या बताया कि डी ब्रोंगली के अनुसार द्वित प्रकृति केवल प्रकाश तरंगों में ही नहीं पाई जाती है, बल्कि यह सभी प्रकार के कणों द्वारा उत्पन्न तरंगों में पाई जाती है, ठीक है, यह सभी विकिरणों में पाई जाती है, केवल विकास विकिरणों में ही नहीं पाई जाती है, यह सभी प्रकार के विकिरणों में उपस्थित होती है, ठीक है। क्या कहा? डी ब्रोंगली की परिकल्पना क्या थी कि द्वित प्रकृति, इन्होंने शॉर्ट में लिख लेते हैं, द्वित प्रकृति केवल प्रकाश तरंगों में ही नहीं, द्वित प्रकृति केवल प्रकाश
विकिरणों में ही नहीं, विकिरणों में ही नहीं अपितु में ही नहीं अपितु सभी विकिरणों में उपस्थित होती, अपितु सभी विकिरणों में विद्यमान होती है, सभी विकिरणों में उपस्थित होती है, सभी विकिरणों में उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, ये डी ब्रोंगली ने कहा था। क्या कहा कि द्वैत प्रकृति जो है, द्वैत प्रकृति केवल प्रकाश विकिरणों में नहीं पाई जाती है बल्कि सभी प्रकार के विकिरणों में उपस्थित होती है, सभी प्रकार के विकिरणों में ये क्या होती है, विद्यमान होती है। फिर क्या कहा उन्होंने, ऐसा भी कहा कि प्रत्येक गतिशील ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जा, डी ब्रोंगली के अनुसार ये जो ब्रह्मांड है उसमें संपूर्ण ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों और द्रव्य तरंगों के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, क्या कहा कि डी ब्रोंगली के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, एक और बात, कि ब्रह्मांड में जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों और द्रव्य तरंगों के रूप में उपस्थित होती है। ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जा, एक मिनट, क्या बताया उन्होंने कि ब्रह्मांड जो है उसमें संपूर्ण ऊर्जा, ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जा, ब्रह्मांड में जो संपूर्ण ऊर्जा उपस्थित है, ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों एवं द्रव्य तरंगों के रूप में, द्रव्य तरंगों के रूप में उपस्थित होती है, द्रव्य तरंगों के रूप में उपस्थित होती है, द्रव्य तरंगों के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, अब उन्होंने द्रव्य तरंग के बारे में बताया। उन्होंने ऐसा कहा कि ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा किस रूप में होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उपस्थित होती है और द्रव्य तरंगों के रूप में उपस्थित होती है। फिर उन्होंने इसके बाद आगे कहा कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है जिसको द्रव्य तरंग या डी ब्रोंगली तरंग कहते हैं। क्या कहा कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है, जिसे डी ब्रोंगली तरंग कहते हैं, जिसे द्रव्य तरंग या डी ब्रोंगली तरंग कहते हैं, द्रव्य तरंग या डी ब्रोंगली तरंग कहते हैं, द्रव्य तरंग या डी ब्रोंगली तरंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो डी ब्रोंगली तरंग या द्रव्य तरंग है ये विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं होती है। कैसी प्रकृति की नहीं होती है? द्रव्य तरंग विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं होती है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं वो गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? गतिशील आवेशित कण द्वारा होती हैं, जबकि द्रव्य तरंग किसी भी गतिशील कण द्वारा उत्पन्न हो सकती है, आवश्यक नहीं कि वो कैसा हो, आवेशित कण हो। फिर से सुने, क्या कहा कि डी ब्रोंगली ने कहा कि द्वैत प्रकृति केवल प्रकाश विकिरणों में नहीं पाई जाती है, अपितु ये सभी प्रकार के विकिरणों में उपस्थित होती है। तो क्या कहा? द्वैत प्रकृति केवल प्रकाश विकिरणों में ही नहीं अपितु सभी विकिरणों में उपस्थित होती है। फिर उन्होंने ऐसा भी कहा कि ब्रह्मांड में उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों और द्रव्य तरंगों के रूप में उपस्थित होती है तथा प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है जिसको द्रव्य तरंग या डी ब्रोंगली तरंग कहते हैं। लेकिन ये डी ब्रोंगली तरंग जो है वो क्या होती है? विद्युत चुंबकीय प्रकृति की तरंग नहीं होती है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, गतिशील आवेशित कण। क्या बताया आपको? विद्युत चुंबकीय तरंग गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न होती है, इस बात का ध्यान रखें। विद्युत चुंबकीय तरंग
किसके द्वारा उत्पन्न होती है? गतिशील आवेशित कण द्वारा। गतिशील आवेशित कण द्वारा। जबकि द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग किसी भी गतिशील कण द्वारा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। फिर उन्होंने कहा द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य, द्रव्य तरंग या दे ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य या दे ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य। तो देखिए ये द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो लैम्डा बराबर h/p या लैम्डा बराबर h/mb। क्या होगी? लैम्डा बराबर h/mb। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमको डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य का सूत्र स्थापित करना है। क्या करना है? डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य का सूत्र स्थापित करना है। तो हमने लिखेंगे डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य की सूत्र की स्थापना। तो देखें डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य का सूत्र। ठीक है, तो डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य का सूत्र स्थापित करना है। तो ये तरंगदैर्घ्य का सूत्र कैसे स्थापित करेंगे? तो हमने माना किसी धातु की सतह पर कोई hν ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है, या कोई धातु है उसकी सतह पर क्या होता है? कोई फोटोन आपतित होता है या कोई विकिरण आपतित होते हैं जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या है? लैम्डा है। जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या है? लैम्डा है। तो फोटोन की जो ऊर्जा, तो हमने क्या लिखा? किसी सतह पर आपतित फोटोन की ऊर्जा, कोई सतह है उस पर जो फोटोन आपतित हो रहा है उसकी ऊर्जा क्या होगी? तो ये हो जाएगी E = hν, या ये बन जाएगा hc/λ। ये ऊर्जा हो गई। फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा है? आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण है उससे हम क्या लिख सकते हैं? तो हमने लिखा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण से, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण से, तो हम क्या लिख सकते हैं? आइंस्टीन के समीकरण से E = m/c²। क्या लिख सकते हैं? E = m/c²। ये भी ऊर्जा हो गई और ये भी ऊर्जा हो गई। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं? हमने लिखा समीकरण 1 एवं 2 से, 1 और 2 की अगर आप तुलना करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? hc/λ = m/c²। अब आप देखिए एक सी से हमने एक सी को कैंसिल आउट कर दिया, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो ये बचा तुम्हारा mc = क्या बच गया? h/λ। इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फोटोन का संवेग। तो संवेग का सूत्र बताएं क्या होगा? फोटोन का संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। अब फोटोन किस वेग से गति करते हैं? प्रकाश के वेग से गति करते हैं। फोटोन का वेग क्या होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अतः हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? m/c को आपने p लिख दिया = h/λ। तब द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य, तो हमने लिखा द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो हमने लिखा द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य।
तो देखिए हमको लिखना है द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य, तो ये जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य आ गया। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया था किसके लिए, फोटोन के लिए। लेकिन कोई गतिशील आवेशित कण है, सॉरी कोई गतिशील कण है, तो हमने क्या लिखा, यदि कोई गतिशील कण, यदि कोई गतिशील कण, यदि कोई गतिशील कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m, यदि कोई गतिशील कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m वह v वेग से गति करता है, वह v वेग से गतिशील है। कितने वेग से गतिशील है, v वेग से गतिशील है, तब संवेग का जो सूत्र आएगा वो आएगा P इक्वल टू mv। अतः द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य, अतः द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य। तो उस स्थिति में द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या बनेगी, ये हमको देखना है। तो लैम्डा बराबर h अपॉन एम बी। ठीक है, ये समीकरण आपका बन जाएगा द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य का। तो एक ये फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3, एक ये फॉर्मूला याद रखें। तब द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य समीकरण 3 से एक ये फॉर्मूला याद रखें, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया तो हमने लिखा गतिज ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में लिख लेंगे, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो हमने लिखा यदि कोई कण v वेग से गतिशील है, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, तब उस कण की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो कण की गतिज ऊर्जा देखनी है तो गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या किया, गतिज ऊर्जा में m से तो गुणा कर दिया और m से भाग कर दिया, तो m बटे m बन जाएगा। ये क्या बन गया, m अपॉन m बन गया। तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी तुम्हारी यहाँ से m स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m। कहने का मतलब है mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m। इसका इधर गुणा करो तो k बराबर ये क्या बन जाएगा, द्रव्यमान गुणा वेग संवेग हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा कर दो तो ये जाएगा p स्क्वायर बराबर 2m के। तो संवेग क्या आ गया आपके पास में, आपके पास संवेग आ गया p इक्वल टू अंडर रूट 2m के। तब हमने क्या लिखा, समीकरण 3 से एक और फॉर्मूला हो गया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p को लिख दिया अंडर रूट 2m की। ये तरंग की तरंग दैर्घ्य आ गई। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हो गई, इतना पढ़ के आना। कल फिर से मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।